तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की। जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसलेशन कम जो ग्रामर मेथड है, दिस मेथड इज नॉन एज क्लासिकल एंड ओल्डेस्ट मेथड। ये आपको याद रखना होगा। इस मेथड को एक तो नाम दिया गया है क्लासिकल मेथड, एक इसका नाम है ओल्डेस्ट मेथड। ये दो नाम इसको आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये टेक्स्ट बुक पर डिपेंड होता है। और टीचिंग एंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल, इसके आगे जो प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित है। इसके एडवोकेट्स जो हैं जोहान सेंडन है, कार्ल प्लॉयड जो है एंड जोहान मेडिंगर है। ये तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। एक तो जोहान सेडन, एक कार्ल प्लॉयड एंड जोहान मेडिंगर। फिर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। जो मेन प्रिंसिपल है इसके वैसे तीन ही हैं कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी ईजिली लर्नड विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको हम यानी विदेशी भाषा उसको हम ग्रामर की सहायता से, व्याकरण की सहायता से आसानी से सीख सकते हैं। और इसमें मोस्ट जो फैक्ट है वो ये है कि ग्रामर इज़ द सोल ऑफ द लैंग्वेज। ये मोस्ट फैक्ट है कि जो ग्रामर है वो लैंग्वेज की सोल है यानी आत्मा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इट बिल्ड्स द फाउंडेशन। यानी बच्चों में क्या करती है भी, बेस बनाती है बच्चों का यानी फाउंडेशन। ये मोस्ट चीज़ है, इसको ध्यान रखना होगा। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ मदर टंग। ये मातृभाषा पर बहुत ज़्यादा जोर डालती है। फॉर ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सब्जेक्ट मैटर। और किसके ऊपर जोर डालती हुई, ये यानी उस सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए। अब अपन बात करते हैं इसके मेरिट्स की कि जीटी मेथड में कौन कौन से मेरिट्स हैं और क्या क्या चीज़ अपन को याद रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें जो यूनिट होती है टीचिंग की वो वर्ड होती है। आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि यूनिट क्या है। तो यूनिट जो है वो कौन सी है भाई, वर्ड है। दूसरा आपको याद रखना है इसमें कि ट्रांसलेशन जो किया जाता है, एक तो वर्ड याद रखना है, दूसरा ट्रांसलेशन जो किया जाता है वो वर्ड टू वर्ड किया जाता है। एक्सेसिव यूज यानी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है मदर टंग का। लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज को ने के बराबर यूज किया जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं मोर एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। यानी दो जो स्किल्स हैं इसकी रीडिंग और राइटिंग उसके ऊपर ही जोर दिया जाता है, दो को नेगलेक्ट की जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि ग्रामर इज टॉट डिडक्टली, निगमन विधि के द्वारा, यानी जिसमें रूल फर्स्ट दिए जाते हो एग्जाम्पल लेटर बाद में दिए जाते हो, तो निगमन विधि के द्वारा इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज ऑन एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ टेक्स्ट बुक जो अगर आपको इम्पोर्टेंट रोल की टेक्स्ट बुक की बात करें तो जीटी मेथड होगा, ये ध्यान रखना है। रूल ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज, यानी ग्रामर के जो रूल्स होते हैं उनको मेमोराइज किया जाता है और ग्रामर के ऊपर अलग से सेपरेट बुक्स होती हैं। अपन बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। तो देखिए ये राइटिंग स्किल में एक्यूरेसी को डेवलप करती है। ये मोस्ट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको भी। एक्यूरेसी को डेवलप करती है, कौन सी स्किल में करेगी, तो शुद्धता जो आएगी वो लेखन में आएगी। डेवलप्स आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की कला को विकसित करती हैं। वेरी यूजफुल इन डेवलपिंग स्किल ऑफ कंप्रीहेंशन। तो वर्ड टू वर्ड जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो डेफिनेटली हम क्या उस चीज़ को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। रिक्वायर मिनिमम टीचिंग एड्स, तो जो टीचिंग एड है उनकी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती। सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ टीचर, ये धन की और समय दोनों की बचत करता है। उसके बाद में इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज में मोस्ट फैक्टर हैं कि ये कम्युनिकेटिव जो एबिलिटी है उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, प्रमोट नहीं करता हूँ, यानी स्पोकन लैंग्वेज को क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर रहा है।
टू मच एम्फेसिस ऑन ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है और सबसे ज़्यादा उनके ऊपर एम्फेसिस करता है। और जो इसकी मोस्ट बात है कि टोटल अगेंस्ट द पेडागोजिकल व्यूज ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का शिक्षा शास्त्र है उसके बिल्कुल विपरीत है। टीचर डोमिनेटिंग, मोनोटोनस प्रोसेस एंड टीचर सेंटर्ड। तो ये टीचर सेंटर्ड है, आपको याद रखना है। और जब टीचर सेंटर्ड होती है तो डेफिनेटली बच्चे क्या इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, तो बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती। हालांकि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के माध्यम से जो हमारे इंडियंस, यदि हम इंडियन कंट्री में देखते हैं तो हमारे यहाँ ओवर क्राउडेड क्लास की वजह से लगभग इसी मेथड को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन मेथड की बात करते हैं भाई। अब डायरेक्ट मेथड, जिसको प्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। और क्या है देखिए, इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। किसका ओरिजिनेट क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन था जीटी मेथड का। तो उसके विपरीत स्थिति में, यानी उसके कारण ही इसका ओरिजिनेटेड हुआ था। दिस मेथड वाज एडवोकेट बाय माइकल वेस्ट। ये इसका ध्यान रखना है, ये माइकल वेस्ट के द्वारा, ये माइकल वेस्ट इसका एडवोकेट्स हैं यानी समर्थक है। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस प्रॉब्ली इन 1901, यानी इसका जो उद्भव हुआ वो लगभग 1901 में हुआ। हालांकि ये जो डेवलप होगा वो जर्मनी में होगा, ये भी चीज़ है, लेकिन ओरिजिनेटेड जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, मदर्स मेथड, ओरल मेथड एंड रिफॉर्म मेथड। ये इसके उपनाम है, आपको ध्यान रखने हैं। रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है, तो सुधार के लिए लाया गया इसको, इसलिए इसको रिफॉर्म नाम दे दिया गया। नेचुरल मेथड, मदर मेथड्स, ओरल मेथड, ये इसको जाने जाते हैं अदर नाम से। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए, विशेषताओं में ध्यान रखना है, एक इसका फैक्ट है। आपने अभी जीटी मेथड में देखा था कि जो टीचिंग की यूनिट थी वो क्या थी, वहाँ वर्ड थी। लेकिन डायरेक्ट मेथड में टीचिंग की यूनिट क्या होगी भाई, सेंटेंस हो जाएगी। एम्फेसिस इन ओरल वर्क, ओरल वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव यानी जोर देता है। क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया। ये लाइन बहुत अच्छी है कि जो वर्ड और आइडिया यानी शब्द और विचारों के बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब इसमें जो यूज होता है वो मदर टंग का यूज रेस्टिकेटेड माना जाता है, और जो यूज अधिकतर होता है वो डायरेक्ट लैंग्वेज का होता है। जिस भाषा को आप जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश उसको समझाना होगा बच्चों को। उसमें मदर टंग को जो यूज अपन नहीं कर सकते। यूज ऑफ मदर टंग इज रेस्टिकेटेड, यानी मदर टंग का यूज करना बैन है। ग्रामर इज टोट इंडक्टली, यानी आगमन विधि के द्वारा ग्रामर पढ़ाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट एंड लेटर देन रूल और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये इसके कुछ नियम्स हैं जिनके माध्यम से हम ग्रामर को रीड कराते हैं। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड, यानी जो ट्रांसलेशन हम करते हैं वर्ड टू वर्ड वो बिल्कुल, और जो फॉर्मल ग्रामर्स होती है उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। फॉलो द मैक्सिमम टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी साधारण से कठिन की ओर। जैसा कि वो तो इंडक्टिवली विधि में जो भी इसके शिक्षण सूत्र आते हैं वो सारे सम्मिलित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज में देखें, दिस इज ए नेचुरल मेथड एंड टीचिंग बिकॉज इंग्लिश इज टॉट इन द सेम वे एज द मदर टंग इज टॉट, यानी इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से हम अपनी मातृभाषा की कोई विषय है, जैसे हिंदी है तो उसको हिंदी में बोलकर ही समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें यदि हमको इंग्लिश पढ़ानी है तो इंग्लिश में बोलकर और इंग्लिश में ही उसके एक्सप्रेशन के माध्यम से समझाना होगा। इट इज ए बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये बहुत मोस्ट है, ये साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर डिपेंड है भाई। आगे अपन बात करते हैं भाई, इट अनेबल्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर
टंग यानी बिना मातृभाषा की सहायता लिए हुए ये अंग्रेजी को समझने में सहायक है। इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, ये मोस्ट ध्यान रखना, ये दो वर्ड है, उसमें एक्यूरेसी आपने पढ़ा था, इसमें फ्लुएंसी, यानी जीटी मेथड में एक्यूरेसी है और इसमें क्या है, फ्लुएंसी है। और एक्चुअली बच्चे में सबसे पहले फ्लुएंसी आनी चाहिए, फ्लुएंसी के बाद एक्यूरेसी बच्चा अडोप्ट करता है। इट follows the proper sequence of learning language skills is LSRW, जो हमारे कौशल हैं, इंग्लिश में स्किल्स कहा जाता है, LSRW, उसका ये प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करता है। आपने उसमें देखा रीडिंग और राइटिंग थी जीटी मेथड में, जबकि इसमें चारों हैं, लेकिन ये जो प्रेशर डालता है वो केवल लिसनिंग और स्पीकिंग पर ही डालता है, एम्फेसाइज जो करता है। इट इज़ लर्नर सेंटर्ड, यानी ये बाल केंद्रित है। जो बाल केंद्रित मेथड होते हैं वो बेस्ट होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए, मैंने आपको बताया था इट इज़ एन इनकम्प्लीट मेथड, ये भी अधूरी विधि रही थी, बिकॉज इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर ये बहुत ज़्यादा जोर डालती है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, इसमें खर्च अधिक होता है भाई, क्योंकि इसमें खर्च अधिक इसलिए होता है कि हमारे यहाँ इंडिया में और क्राउडेड क्लासेस हैं और जो टीचिंग एड्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। इट इज़ नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेज, यानी जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे वहाँ आप इस विधि के द्वारा, इस मेथड के द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये लेक एंड ट्रेन टीचर्स, ये दो इसकी और बहुत बड़ी कमी है कि समय जो है वो अधिक लगता है। दूसरा अपन ये कहें कि इसमें जो टीचर हैं एक्चुअली वो योग्य शिक्षकों का अभाव है। आगे अपन बात करते हैं बाइलिंगुअल मेथड की। तो देखिए, बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषा विधि। जैसा कि हिंदी में भी ये मेथड दिया गया है, द्विभाषा, यानी एक भाषा को पढ़ाने के लिए दूसरी भाषा की सहायता लेना। पहली बात, ये जो मेथड है इसका डेवलपर कौन है, तो वो सीजे डॉडसन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो द बाइलिंगुअल मेथड इज कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड, यानी ये नवीन मेथड है, अपन ये कह सकते हैं, नई विधि है, दिस नवाचार विधि भी अपन इसको कह सकते हैं। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉडसन ऑफ वेल्स, सीजे डॉडसन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इट इज़ मिडवे बिटवीन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, यानी ये मध्यस्थ का काम करती है। जो चर होते हैं उसमें मध्यस्थ चर का ये काम कर रहा है बाइलिंगुअल मेथड। ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में एक्सेसिव यूज़ और हो रहा था मदर टंग का, जबकि डायरेक्ट मेथड को हमने पढ़ा तो उसमें एक्सेसिव यूज़ किसका हो रहा था, डायरेक्ट लैंग्वेज का। अब दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो है बाइलिंगुअल मेथड, कि आप अत्यधिक मात्रा में टारगेट लैंग्वेज का भी यूज़ मत करो और अत्यधिक मात्रा में आप किसका यूज़ मत करो, मदर टंग का भी यूज़ मत करो। इट इज़ एन इम्प्रूव मेथड, ये ध्यान रखना है, ये इम्प्रूव मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने के बाद इसको पेश किया गया था। यहाँ दो टर्म्स ध्यान रखनी है आपको। द टीचर गिव्स एन ओरल मदर टंग एमटी, मदर टंग को शॉर्ट फॉर्म में अपन एमटी कह सकते हैं। स्टिमुलस टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज एफएल, यानी फॉरेन लैंग्वेज एफएल के नाम से टर्म्स दिया गया है, रेस्पॉन्स आर के नाम से, फ्रॉम द स्टूडेंट। अब आपने देखा होगा इसमें दो वर्ड आए, एक तो स्टिमुलस, एक रेस्पॉन्स। तो यानी ये हमारा जो स्किनर का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। आपको ध्यान रखना है कि भाई बिहेवियरिज्म के ऊपर कौन सा जो आधारित है, तो बाइलिंगुअल है। अब इसमें आपको याद रखना है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो देखिए, द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए सेंटेंस, जो टीचिंग की यूनिट है इसमें भी क्या है भाई, सेंटेंस है। मदर टंग इज यूज टू टीच मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि ये दोनों के बीच की एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो मदर टंग इसमें यूज की जा सकती है वर्ड को समझाने के लिए, फ्रेज को समझाने के लिए, कोई सेंटेंस को समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं कि पूरा ही मदर टंग में समझाना है। दोनों भाषा के अंतर्गत आनी चाहिए, उसमें मदर टंग भी होनी चाहिए और डायरेक्ट मेथड भी होना चाहिए।
टीचर यूजेज मदर टंग ओनली, इट इज़ यूज्ड इट रेस्ट्रिकेटेड मैनर, यानी केवल यूज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से यूज करें उसके लिए बैन है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। मदर टंग इज यूज ओनली एट अर्ली स्टेज, यानी प्रारंभिक जो स्तर है अपना उसी पर अपन मदर टंग को यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव करके डायरेक्ट मेथड की ओर जाते हैं। एडवांटेज क्या है, इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, ये जो अपनी वाचन कला है उसमें फ्लुएंसी देती हैं। एज इट गिव्स स्पीच प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीच प्रैक्टिस बच्चे को दी जाती है। दिस मेथड सूट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टीचर्स, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, इसमें ये समय और धन दोनों की बचत करता है और भारतीय जो अध्यापक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 70 से 80% स्टूडेंट जीटी मेथड का यूज़ करते हैं। अगर कहीं कोई इंग्लिश मीडियम में बेस्ट स्कूल से हैं तो उनमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो उन बीच का कॉम्बिनेशन, यदि मान लीजिए कोई बच्चा मदर टंग से ज़्यादा वो है, यानी मदर टंग से ज़्यादा प्रभावित है, तो ऐसे बच्चे के लिए फिर बाइलिंगुअल यूज करना बहुत बेस्ट होगा। डिसएडवांटेज तो देखिए इसकी जो कौन कौन सी कमियां हैं उनको अपन देख लेते हैं। दिस मेथड में डी जनरेटेड इनटू ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ये इसकी एक कमी है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स, काफ़ी बार क्या होता है वाइस वर्सा, यानी पहले एक लाइन को बोल दिया फिर उसका वापस विपरीत अर्थ करना, तो यानी क्या होता है कि हम इंग्लिश से मदर टंग में उसका जो मातृभाषा है उससे हम अनुवाद कर देते हैं। भाई पहले इंग्लिश पढ़ाई उसको मदर टंग में, फिर मदर टंग को इंग्लिश में जब अनुवाद करते हैं तो ये लगभग पॉसिबल नहीं होता और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर जूनियर लेवल, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर के लिए बाइलिंगुअल ठीक है। अगला मेथड आता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये मेथड जो है वो इसका एक ना बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इसका उपनाम जो है वो रीडिंग मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो डॉक्टर MP वेस्ट के द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया था। दिस मेथड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट इसका रिएक्शन इसको लाया गया था और डाका के अंतर्गत जो डॉक्टर वेस्ट के द्वारा इसको ओरिजिनेटेड किया गया था। दिस मेथड लेज स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, ये ध्यान रखना ये रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बल देता है। इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटेशंस व्यू ऑफ इंग्लिश, ये अंग्रेजी की उपयोगिता के ऊपर ध्यान देता है, उपादेयता जो होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात करते हैं। इंग्लिश शुड बी स्टडी फॉर इट्स यूटिलिटी, यानी इंग्लिश को हम उसकी उपयोगिता या उपादेयता के कारण जो अध्ययन करते हैं तो इसकी मूल विशेषताएं हैं। एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी, तो ये रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालता है, बल डालता है। एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग, और देखिए बुक की रीडिंग करने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को दी जाती है। रीडर्स एंड रैपिड रीडर बाय डायरेक्ट वर्ड्स, डॉक्टर जो वेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो रीडर्स हैं पाठकगण हैं वो रैपिड यानी तीव्र गति से भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा फोकस जो कर रहा है, जो बता रहा है वो किसके ऊपर बता रहा है, रीडिंग के ऊपर। पैसिव एक्टिविटी फर्स्ट रीडिंग देन एक्टिव एक्टिविटी, यानी जो सबसे पहले पैसिव एक्टिविटी है वो पहले करवाई जाती है और उसके बाद में एक्टिव एक्टिविटी में सब अपने दो स्किल्स आती हैं SOW, यानी स्पीकिंग और राइटिंग, और लिसनिंग और रीडिंग जो है वो पैसिव में आती हैं, यानी जो जिनको हम बोलते हैं रीडिंग और लिसनिंग, ये तो दोनों तो पैसिव में हो गई, और जो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग है ये एक्टिव में होगी, क्योंकि इसमें छात्रों के द्वारा एक्टिव रहा जाता है। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान रखना होगा, ये मोस्ट फैक्टर आपको याद रखनी ही होंगी भाई। ये एक तो यानी बच्चों में 1158 जो वर्ड्स हैं वो स्पीच के लिए सफिशिएंट है, रीडिंग के लिए 5000 वर्ड्स होने चाहिए, ध्यान रखना है आपको। अगला मेथड अपन बात करते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो देखिए ये ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा मेथड है वैसे।
पहली बात तो ये इसको जो जाना जाता है वो आर्मी मेथड के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात, ये जो बेज आधारित है ये बिहेवियरिज्म यानी जो अपनी सैद्धांतिक थ्योरी है व्यवहारवाद की उसके ऊपर आधारित है। फिर दूसरी बात, लैंग्वेज लर्निंग जो भाषा हम सीखते हैं मैटर ऑफ हैबिट इन हैबिट फॉर्मेशन, ये ध्यान रखना हमारा एक प्रिंसिपल है हैबिट का, तो हैबिट ऑफ प्रिंसिपल उसके ऊपर भी ये काम करता है। और एलएस यानी लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है। दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक तो क्या याद रखना है भाई, इसको आर्मी मेथड के नाम से जानते हैं, सैनिक विधि के नाम से जानते हैं। ये अपना सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 तक, तो उस बीच में अमेरिका में जो सैनिकों की कमी पड़ी थी, तो अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। और उस कंडीशन में क्या हुआ कि सैनिकों को ट्रेंड किया गया कि भाई भाषा तो वो समझें, तो उसके लिए ऑडियो लिंग्वल जो मेथड था उसको यूज किया गया था। और इस मेथड के माध्यम से केवल उनको लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर यानी क्या बोलना है, सुनना पहले तो ध्यानपूर्वक, फिर उसको बोलना, तो दोनों के ऊपर प्रेशर डाला गया था। तो ये जो हुआ था ये भी ध्यान रखना है, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हुआ था। और ये किसके लिए किया गया था भाई, ट्रेन सोल्जर्स इन इंग्लिश की, जो सोल्जर्स है उसको अंग्रेजी में क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए अंग्रेजी भाषा में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, न्यू मटेरियल, इसका ये प्रश्न आ चुका भाई, सेकंड ग्रेड में आ चुका है। इसका जो फॉर्म होता है कैसा है, डायलॉग फॉर्म होता है भाई, ये ध्यान रखना है। यानी डायलॉग के माध्यम से एक आदमी बोलेगा, दूसरा समझेगा, फिर वो बोलेगा। तो यानी जैसे अपन बहुत बार हम देखते हैं 9th क्लास के अंतर्गत डायलॉग्स दिए गए हैं, तो डायलॉग फॉर्म में बच्चों को समझाया जाता है। डायलॉग फॉर्म होती है बच्चों के लिए, और क्या होती है उसमें कि एक बच्चा जैसे कस्टमर का रोल कर रहा है, दूसरा शॉपकीपर का रोल प्ले कर रहा है, तो उस माध्यम से इसमें ट्रांसलेशन करवाया जाता है, कम्युनिकेशन होता है। स्ट्रेस ऑन मिमिक्री, मेमोराइजेशन एंड ओवर लर्निंग, ये तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, मिमिक्री के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, ओवर लर्निंग के ऊपर। फिर उसके बाद में बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स आर सीक्वेंस्ड बाय मीन ऑफ कंट्रास्टिव एनालिसिस एंड टॉट वन एट अ टाइम, यानी जो स्ट्रक्चर हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए, निर्माणकारी होनी चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए, और उनको एक बार पढ़ाने पर ही बच्चों के माइंड में वो सेट हो जानी चाहिए। लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर की यहाँ बहुत कम व्याख्याएँ की जाती हैं, और ग्रामर जो पढ़ाई जाती है इंडक्टिव पढ़ाई जाती है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में पढ़ाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फोकस ऑन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, भाषाई जो है उनके ऊपर ध्यान रखना है, तत्व के ऊपर। फिर दूसरी बात, ये टीचर सेंटर्ड है भी, ये भी ध्यान रखना है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल जो ऐड है उसका बहुत ज़्यादा यूज इसमें करना पड़ता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसन, ये भी ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशंस जो है उसके ऊपर यानी उच्चारण के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। वेरी लिटिल यूज ऑफ एमटी, मदर टंग का यूज निम्न मात्रा में किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। सक्सेसफुल रेस्पॉन्स आर रीइंफोर्स्ड, यानी रेनफोर्स्ड का मतलब होता है भी पुनर्बलन। अगर बच्चे को तुरंत, क्योंकि बिहेवियरिज्म की जो थियरी है वो यही बोलती है कि जैसा ही बच्चे ने कोई काम किया उसको आप पुनर्बलन दो, उसमें टाइम गैपिंग भी लगभग 5 सेकंड होनी चाहिए। ओवर लर्निंग इज शॉर्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इसमें ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है, ज़्यादा पढ़ाई को लाया जाता है, वो भी गलत है। तो इस तरीके से हमने टीचिंग मेथड देखे, और मूलतः जो टीचिंग मेथड है रीट लेवल 1 और 2 में, वो लगभग यही टीचिंग मेथड है। इसमें जो टीचिंग मेथड के मेन कंटेंट्स इसमें शामिल किए हैं। वैसे इसको अपन बहुत लॉन्ग तरीके से भी पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि अपन को एक रीट को फाइट करना है, तो अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो डिपेंड करता है। मटेरियल बहुत एक्स्ट्रा होता है, ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको वो चीज़ पढ़नी है कि कंटेंट क्या है, जो एग्ज़ाम का व्यूज है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन पढ़ेंगे वो इसके प्रिंसिपल को लेकर पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल के बाद में फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे, और वो भी बहुत ईजी वे में समझेंगे। यदि यहाँ कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बता सकते हो। थैंक यू।